नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, और आज हम चर्चा करेंगे 20 मार्च से 26 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। और दोस्तों, आज का मोटिवेशन जो आपके चेहरे पर खुशियाँ ला देगा, सुनिएगा दोस्तों। हवाओं के भरोसे मत उड़ना, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे भी उड़ा करती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। और मार्च के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला। तो दोस्तों, भारत को जो विश्व प्रसन्नता की सूची में कौन सा स्थान मिला है, 136वां स्थान। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, इस साल की रिपोर्ट में यूरोपीय देश फिनलैंड को खुश रहने के मामले में सभी देशों से आगे बताया गया। किस देश को? फिनलैंड को। और इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लक्सबर्ग, नॉर्वे, इजराइल को शीर्ष स्थान दिया गया। दोस्तों, भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला, 136वां स्थान। जबकि फिनलैंड लगातार 5वें साल कौन से स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 को संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क की तरफ से जारी किया गया है। और इसके अंदर कोविड-19 और विश्व की अन्य घटनाओं से लोगों पर लड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया। और भारत के पड़ोसी देश है वो इस रैंक में आगे है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान कौन से स्थान पर है, 121वें स्थान पर। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 136वीं। बांग्लादेश और चीन क्रमशः 94वें और 72वें स्थान पर है। और युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन से सबसे अधिक अप्रसन्न है, यानी सबसे दुखी देश कौन सा है, अफगानिस्तान। यानी इसमें इस टेबल के अंदर सबसे अंतिम स्थान किसका है, अफगानिस्तान का। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है, 136वां। और नल्ला पाकिस्तान, उसकी रैंक कौन सी है, 121। उनको लिस्ट में अंतिम पायदान पर जगह मिली है, किसको, अफगानिस्तान हो। और इसके बाद जिम्बाब्वे 144, रवांडा 143, बोत्सवाना 142, लेसोतो का 141वां स्थान। और इस सूची में अमेरिका को कौन सा स्थान मिला है, 16वां स्थान। तो आपका इंडिया है वो किस रैंक पर है, 136 रैंक पर। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब है वो किसने जीता है, कैरोलिना बिलास्का। किसने जीता, कैरोलिना बिलास्का। दोस्तों, बात करें मिस वर्ल्ड 2021 के खिताब पर, पोलैंड की रहने वाली कैरोलिना बिलास्का ने कब्जा जमाया। तो ये कैरोलिना बिलास्का है वो कहाँ की रहने वाली है, पोलैंड की। प्यूर्टो रिको में आयोजित हुई 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारतीय मूल की अमेरिकन सुंदरी कौन, श्री सैनी फर्स्ट रनर अप रही। जबकि पश्चिम अफ्रीका देश की आइवरी कोस्ट की ओलोविया ये सेकंड रनर अप रही। तो भारतीय मूल की कौन, श्री सैनी जो फर्स्ट रनर अप रही। और पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट की ओलिविया येस है वो सेकंड रनर अप रही। और मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसके नाम रहा, पोलैंड की सुंदरी कैरोलिना के नाम। और भारत की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने वाली मनसा वाराणसी टॉप 13 कैंडिडेट में शामिल रही, लेकिन टॉप 6 में जगह नहीं बना सकी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2021 की रिपोर्ट में SIPRI के रुझानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण के आधार पर वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, भारत। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेडर्स इन इंटरनेशनल ऑमर्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की। और
इसमें रिपोर्ट में भारत और सऊदी अरब 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। तो कौन सा देश हो गया? भारत। नेक्स्ट दोस्तों, दोनों देशों की जो वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% की हिस्सेदारी है, किसके बीच में? भारत और सऊदी अरब। और मिस्र की 5.7%, ऑस्ट्रेलिया की 5.4%, चीन की 4.8% और क्रमशः शीर्ष 5 अगले 3 सबसे बड़ा है आयातक देश। और भारत के कुल आयात का कितना? 85% 3 देशों से था, रूस, फ्रांस और 46% रूस, फ्रांस का 27% और 12% इस अवधि के दौरान भारत को हथियारों के शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यातक थे। और यूएसए 2017 से 21 के दौरान भारत 23वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया और जिसकी वैश्विक निर्यात पे हिस्सेदारी कितनी है? सिर्फ 0.2%। संयुक्त राज्य अमेरिका 39%, रूस 19%, फ्रांस 11%, चीन 4.6% और जर्मनी 4.5% क्रमशः शीर्ष 5 सबसे बड़े निर्यातकों में से थे। नेक्स्ट दोस्तों, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में 250 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस महिला क्रिकेटर ने? झूलन गोस्वामी। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय में 250 विकेट ले चुकी है और वे एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे में कुल कितने विकेट लिए? 200 से ज़्यादा विकेट। और आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे करियर का 250वां विकेट लिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुकी एकमात्र महिला खिलाड़ी बन चुकी। और झूलन गोस्वामी के बाद ऑस्ट्रेलिया की कैथरीन फिट्जपैट्रिक ने 180 विकेट लिए और कौन सी रैंक पर है? दूसरी रैंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी किसे बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोलगेट और पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी किसे बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हा को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी और इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थी। और प्रभा नरसिम्हा IIM बेंगलुरु से पास आउट है और इन्होंने मदुरा गवर्नमेंट यूनिलीवर जैसी कंपनियों में भी काम किया। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात है वो सबसे कम है? तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा केरल का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत के महापंजीयक द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात MMR पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 10 अंकों की गिरावट अर्जित की गई और MMR में 2016 से 18 में 113 था और 17 से 19 में घटकर 103 हो गया, जो 8.8% की गिरावट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन सा बन गया? क्या क्वेश्चन है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दोस्तों, देश में पहली बार तेलंगाना के एक सूचकांक के रूप में फसल विविधीकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू कर दिया और फसल विविधीकरण सूचकांक ग्रोप डिवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अनुसार राज्य 77 किस्मों को उगाता है, जिसमें लगभग 10 फसलें ऐसी होती है जिनमें ज़्यादातर अनाज विविधीकरण के लिए पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक किस शहर में लॉन्च किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक किस शहर में लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। दोस्तों, कर्नाटक के IT मंत्री CN अश्वथ नारायण ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया और डिजिटल वाटर डाटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है और ये पानी के विभिन्न वस्तुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी
प्रदान करता है। तो कौन सा बैंक है? एक्वारंट एक्वेरियम बैंक है। और यह जल सुरक्षित दुनिया को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां और निर्णय लेने में मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया? तो दोस्तों कितने देशों के नागरिकों हेतु? 156। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च में निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा 156 देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया। कितने देशों के? 156। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो दोस्तों हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 83वां। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट दोस्तों 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बनाया गया और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ध्येय है कि वह संविधान को सर्वोपरि बनाए रखते हुए प्रभावशाली एवं दक्षतापूर्ण तरीके से विधि व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने में सरकार को समर्थ बनाए और ताकि राष्ट्रीय अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। और गैर सरकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और मंत्री रिस्पॉन्सिबल अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। हर साल किस दिन प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया। कब से शुरुआत की गई हैप्पीनेस डे की? 2013 से। लेकिन इसके लिए जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ था? 12 जुलाई 2012 को। और इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई? भूटान से, जिसने राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर प्रकाश डाला। और हैप्पीनेस डे 2022 की थीम क्या है? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। नेक्स्ट दोस्तों हर संभव स्थिति में शांत रहना ही खुशी और संतुष्टि की कुंजी है। कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमान बने रहने से ही समझदारी भरे कदम और सफलता मिलती है। दूसरों की जरूरतों और गलतियों और त्रुटियों के प्रति दयालु होने से उन्हें बढ़ने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर महसूस होगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है इनके बारे में बात करें तो 1970 के दशक में भूटान ने शुरू में राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी के मूल्य को प्राथमिकता दी थी और भूटान को 66वीं महासभा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशी के लक्ष्य को अपनाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा दिशांक ऐप विकसित किया गया आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स में इकाई दिशांक नामक ऐप के माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। और जो दिशांक ऐप है इसको कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS कार्यक्रम के तहत विकसित में किया गया। नेक्स्ट दोस्तों KSRSSC अभिनव उपयोग के लिए SSLR इकाई जैसी एजेंसियों को उपग्रह डेटा लिए
SSA प्रदान करता है और दिसांग भूमि परियोजना के तहत भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए कर्नाटक के फैसले का लाभ उठाते हैं। और दिसांग ऐप है, इसके फायदे की बात करें तो भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि के बारे में जानकारी का नागरिक आसानी से लाभ उठा सकते हैं और इससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी और भूमि अभिलेखों के रखरखाव में पारदर्शिता आएगी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया? हरियाणा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया, इसने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारत सरकार के पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने सूरजकुंड शिल्प मेले को संबोधित किया। और सूरजकुंड शिल्प मेला पूरे भारत के हजारों शिल्पकारों को अपनी कला और उत्पादों को बड़ी संख्या में आने वाले दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों, वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया? 18 मार्च को। दोस्तों, गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कौन सा डे? वर्ल्ड स्लीप डे। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। और नींद विकारों की बेहतर रोकथाम और प्रबंधन के माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से यह वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। इस साल वर्ल्ड स्लीप डे की थीम है जो दिमाग और शरीर पर नींद के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहायक है। थीम क्या है? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें दुनिया भर के साम्नोलॉजिस्ट और नींद के शोधकर्ताओं ने इस दिन का निर्माण किया, जबकि कुछ सफल लोग कहते हैं कि वे हर रात अनुशंसित 8 घंटे की नींद के करीब आने की कोशिश करते हैं और कुछ आध्यात्मिक नेताओं सहित अन्य लोग इसे आधा भी नहीं आने पर गर्व करते हैं। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे का जो आयोजन है वो हर वर्ष 18 मार्च को किया जाता है और इससे पहली बार कब मनाया गया? 2008 में। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदो ने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 जिसका आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में किया गया। और बैठक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। कितने येन? 5 ट्रिलियन येन निवेश करेगा। कब तक? अगले 5 वर्षों तक, यानी 2027 तक। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो की यह पहली भारतीय यात्रा थी। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें जापान की, तो जापान है जो एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है और जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन? फूमियो किशिदो। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा? टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो और इनकी भारत की पहली यात्रा थी। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। दोस्तों, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? मौखिक स्वास्थ्य के मुद्दों और मौखिक स्वच्छता के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना। और विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस है जो 2021-23 का विषय है अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑफ योर माउथ।
और एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने 2007 में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। नेक्स्ट दोस्तों, टीसीएस ने क्रिस से 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। तो टीसीएस ने किसे 5 साल के लिए फिर से नियुक्त किया है? राजेश गोपीनाथ को एमडी और सीईओ के रूप में। आईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथ को कंपनी के प्रबंध महानिदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है और उनका दूसरा कार्यकाल 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक रहेगा। और गोपीनाथ को पहली बार 2017 में टीसीएस के सीईओ और एमडी के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ये इन्हें दूसरी बार चुना गया है। अब ये 2027 तक एमडी और सीईओ रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा कंपनियों में से एक है। और इस टीसीएस कंपनी की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1968 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके सीईओ किसे बनाया गया है? राजेश गोपीनाथ को। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में अभ्यास शुरू किया? तो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो अभ्यास है वो किसने शुरू किया? नाटो ने। दोस्तों, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने 14 मार्च 2022 से, कब से? 14 मार्च 2022 से नॉर्वे में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कौन सा? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया। और यह आयोजन कब से? 1 अप्रैल 2022 से जारी होगा। और कोल्ड रिस्पॉन्स एक लंबे समय से नियोजित और रक्षात्मक अभ्यास है और यह अभ्यास नाटो सहयोगियों और भागीदारों के लिए हर दूसरे वर्ष नॉर्वे में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जहां नॉर्वे और उनके सहयोगी नॉर्वे को बाहरी खतरों से बचाने के लिए अभ्यास करते हैं और 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिक अभ्यास के लिए इसमें भाग लेते हैं और लगभग 220 विमान और 50 से अधिक जहाज इसके अंदर भाग लेते हैं। और यह 1980 के दशक के बाद नॉर्वे से किया जा रहा है और सबसे बड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास है। और नाटो में 30 देश शामिल है जिसमें प्रमुख देश कौन सा है? अमेरिका। और नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। और नाटो के अंदर कितने देश शामिल है? 30 देश शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस वैश्विक वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। दोस्तों, उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसका विषय क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस IDF घोषित किया। कब किया? 21 मार्च से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इतिहास, यानी वर्ष 1971 में यूरोपीय कृषि संगठन की 23वीं बैठक में 21 मार्च को हर साल वन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसका फैसला लिया गया। लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भी वनों के महत्व को देखते हुए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वन दिवस मनाने की भी सहमति प्रदान की। तब से 21 मार्च के दिन यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और विश्व वन दिवस का उद्देश्य क्या है? वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मुख्य स्रोत होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? प्रशांत झावेरी को। दोस्तों, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने
प्रशांत झावेरी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया और इसमें शामिल होने से पहले झावेरी अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड और मेडीबड्डी के सीईओ थे और इससे पहले उन्होंने मेडी असिस्ट ग्रुप के साथ मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में काम किया। और इस फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस की जो स्थापना है वो कब होती है? अक्टूबर 2007 बेंगलुरु में। और इसके सीईओ कौन थे? कल्याण कृष्णमूर्ति। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसके संस्थापक कौन है? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किस देश ने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस देश के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। और रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था उसके अंदर यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का हमला किसने किया? रूस ने। नेक्स्ट दोस्तों रूस ने यूक्रेन पर किंजोल हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया। और इस किंजोल रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब खंजर होता है। यानी इसके जरिए रूस ने यूक्रेन की सत्ता पर शांति समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी और इस मिसाइल का उपयोग किस पर किया? यूक्रेन पर। दोस्तों किंजल हाइपरसोनिक जो मिसाइल है यह व्लादिमीर पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल वेपन। आप फोटो में इस मिसाइल को देख सकते हैं। और इसकी भारत क्षमता कितनी है? 1500 से 2000 किलोमीटर। और परमाणु बम भी ये मिसाइल गिरा सकती है। और इसकी पहली टेस्टिंग कब हुई थी? वर्ष 2018 में। और इसकी रफ्तार कितनी है? 5 से 10 मैग यानी साउंड से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इस स्पीड की वजह से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल है। ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है जो रूस ने किस पर दागी है? यूक्रेन पर। नेक्स्ट दोस्तों बात करें एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के रूप में मुख्यमंत्री में रूप में शपथ ली है? तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या आंसर हो जाएगा? मणिपुर। दोस्तों बात करें भाजपा के वरिष्ठ नेता एन बीरेन सिंह 21 मार्च 2022 को लगातार दूसरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और भाजपा पार्टी ने 2022 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और 32 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। तो एन बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? मणिपुर के। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहे और इसे लाइक कर दे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा जयति घोष को। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है। और 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सह अध्यक्षता लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन सरलिप को और पूर्व स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। और वह पहले अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग स्कूल ऑफ सोशल साइंस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके। तो किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा किसका? जयति घोष को। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। तो मरणोपरांत पुरस्कार जनरल विपिन रावत को कौन सा दिया गया? पद्म विभूषण। दोस्तों सीडीएस जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने पिता का सम्मान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्राप्त किया। नेक्स्ट दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। दोस्तों
विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन उद्देश्य क्या है, पानी के महत्व को उजागर करना। और 2022 की जो थीम है भूजल पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसका उपयोग पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रासंगिक मुद्दों में पानी की कमी, जल प्रदूषण, अपर्याप्त जलापूर्ति, स्वच्छता की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावी शामिल है जिन्हें इस पर देखा जाता है। और इस बार 2022 की जो वाटर डे यानी जल दिवस की जो थीम है वो क्या है, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। भूजल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो दुनिया भर में पीने योग्य पानी का लगभग आधा प्रदान करता है। और 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। और इसकी स्थापना कब की हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके अंदर कुल कितने सदस्य हैं, 193। और इसके प्रमुख अंग कितने हैं, 6। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसने स्पोर्ट स्टार एसिस 2022 जीता और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। नीरज चोपड़ा ने 2022 में स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया। किसने, नीरज चोपड़ा ने। और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया, मीराबाई चानू को। दोस्तों ऐसे अवार्ड्स खेल में उत्कृष्टता की भावना का जश्न मनाते हैं और हमारे एथलीटों और खिलाड़ियों को नए रिकॉर्ड तोड़ने और गौरव के नए शिखर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इनमें इन पुरस्कारों की बात करें दोस्तों, तो लवलीना बोरगोन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत खेल और अवनी लेखेरा को वर्ष की पैरा एथलीट महिला और प्रमोद भगत को विशेष मान्यता पुरस्कार, सविता पूनिया को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल और रुपिंदर पाल सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टीम खेल चुना गया। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है, तो ये किस दिन मनाया जाता है, 21 मार्च को। दोस्तों विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम्स डे WDSD हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और यह एक वैश्विक अभियान है जो डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है और वंशानुगत विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पहल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो पहले होने वाले व्यक्ति में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है और इसकी थीम है समावेश का मतलब, यानी यह डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को जीवन के सभी मामलों में शामिल करने का प्रयास करने और उनके साथ भेदभाव न करने का आह्वान करता है। और पहला विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया, 2006 में। और ब्राजीलियाई फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डाउन सिंड्रोम ने डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल और इसके सदस्यों के साथ मिलकर एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एस्ले बार्टी किस देश की टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। कौन, एस्ले बार्टी। तो ये किस देश की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों बात करें, एस्ले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया और पूरी दुनिया को चौंका दिया और वो 114 हफ्तों तक WTA रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी
और उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना हिस्सा दबदबा कायम रखा। दोस्तों, बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022 की, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी। पुरुष एकल का राफेल नडाल और पुरुष युगल का खिताब थानासी कोकोनाकिस और निक कोर्जियोस। और महिला युगल का खिताब बारबोरा केर्जिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। और मिश्रित युगल का खिताब क्रिस्टीना मलादेनियोवा और इवान डोडिग ने। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश और उसके बाद चाडू, पाकिस्तान और तजाकिस्तान है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया और भिवाड़ी भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। इसके बाद गाजियाबाद, दिल्ली और जौनपुरा का स्थान रहा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन? स्कॉट जॉन मॉरिसन, जिन्होंने दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में भाग लिया। दोस्तों, 21 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्चुअल समिट हुआ। कब हुआ? 21 मार्च को, जिसके अंदर भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन ने हिस्सा लिया। और इस समिट में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर अपनी कमिटमेंट की पुष्टि की। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की पुलिस ने। दोस्तों, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने पुणे में महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया और इसका उद्देश्य क्या है? पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्यवाही का मुकाबला करना। और इस अभ्यास में भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। दोस्तों, बात करें 2022 के वर्ल्ड टीबी डे की जो थीम है वो क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इस योगदान के लिए रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम की खोज की थी। किसने की थी खोज? रॉबर्ट कोच ने। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया? कौन सी तकनीक का? बोमा तकनीक का। तो कौन से राज्य के केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान में इसका प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान में बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया। और ये तकनीक किसके द्वारा चलाई जाती है? अफ्रीका द्वारा। दोस्तों, बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है और इसमें फर्निल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। देखिए, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये एक तरह का बाड़ा है और इसके अंदर जानवरों को यहाँ से इस ट्रक में ले जाया जाता है। और इसका प्रयोग चीतल या चीतीदार हिरणों को पकड़ने और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने हेतु किया जाता है। तो यहाँ से भरतपुर के केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान से लेकर कोटा के टाइगर रिजर्व में पहुंचाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस फोर्नेल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा एबेल पुरस्कार। दोस्तों, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस फोर्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इसे फंड नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके साथ में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 23वें सीएम योगी आदित्यनाथ बने। कौन बने? योगी आदित्यनाथ। और कौन से? 23वें मुख्यमंत्री। और उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शपथ ली। 2 उप मुख्यमंत्री कौन कौन? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। 16 मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री ने भी शपथ ली। और 2022 में उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। कौन सी विधानसभा? 18वीं विधानसभा। और मुख्यमंत्री दूसरी बार कौन बन गए? योगी आदित्यनाथ। जो कौन से वे? 23वें मुख्यमंत्री। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट दोस्तों, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बने सीएम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के कौन? पुष्कर सिंह धामी। पंजाब के भगवंत मान। गोवा के प्रमोद सावंत और मणिपुर के एन बीरेन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन सब के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, पंजाब के भगवंत मान, गोवा के प्रमोद सावंत और मणिपुर के एन बीरेन सिंह। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई? क्या क्वेश्चन है? पाक जलडमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई? तो आपका आंसर हो जाएगा जिया राय। दोस्तों, वह श्रीलंका के तलाईमुनार से तैरकर तमिलनाडु के धनुषकोडी तक आई और उसने 13 घंटे और 10 मिनट में कुल कितनी यात्रा तय की? 29 किलोमीटर की। और उसकी उम्र कितनी? 13 वर्ष की। और कहाँ की है? महाराष्ट्र की। दोस्तों, वो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर OSD से भी पीड़ित है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस केंद्र शासित राज्य की 3 नगर निगमों को विलय करने वाले बिल को मंजूरी दे दी? तो किस केंद्र शासित राज्य ने? दिल्ली ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 को मंजूरी दी और इसके चालू बजट सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? 3 नगर निगम दक्षिण दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली का क्या करना है? विलय करना। नेक्स्ट दोस्तों, सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुजलाम 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और कब की? 22 मार्च को, जल दिवस पर। दोस्तों, इस अभियान के तहत सरकार पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाड़ी जैसे संस्थानों और समुदायों को भूजल प्रबंध के लिए संगठित करने की योजना बना रही है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? दूषित जल प्रबंध, ग्रेवी वाटर मैनेजमेंट। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया और मंत्री के किसके है? जल शक्ति मंत्री। नेक्स्ट दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने IPL की किस टीम की कप्तानी को छोड़ दिया? तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने CSK चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी को छोड़ दिया है। दोस्तों, बात करें 2008 में लीग की शुरुआत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करने वाले MS धोनी ने कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी। किसे सौंप दी? रविंद्र जडेजा को। और 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स के अहम सदस्य रहे जडेजा टीम के तीसरे कप्तान के रूप में होंगे।
चेन्नई ने उनकी कप्तानी में 2010, 2011, 2018 और 2021 में आईपीएल का खिताब जीता और साथ ही 2010 और 2014 में 2 चैंपियन लीग T20 भी जीते। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी। दोस्तों, ये 10 दिवसीय उत्सव 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। मातृभूमि प्रोजेक्शन मैपिंग शो, सांस्कृतिक परेड, खाओ गली, रंगमंच में लाइव प्रदर्शन इस उत्सव का मुख्य हिस्सा होंगे। भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, असम राइफल्स का स्थापना दिवस कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असम राइफल्स का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को। दोस्तों, 24 मार्च को असम राइफल का स्थापना दिवस मनाया गया और इस बार असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 187वां। और असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज के तहत 1835 ईस्वी में हुई थी। और असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग में। और असम राइफल के वर्तमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। नेक्स्ट दोस्तों आज की वीडियो सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।